नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दीपेश और आपका स्वागत है क्राइम गाथा चैनल पर, जहां हम हर बार लाते हैं एक नई दिल को छूने वाली और कामुक इच्छाओं से भरी अपराध की कहानी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण दिनाजपुर जिले में एक थाना है, बालूरघाट। इसी इलाके से होकर बहती है आत्मय नदी, जिसके किनारे बस्तियां बसी हैं और दिन रात लोगों की चहल पहल रहती है। 23 अप्रैल 2012 की सुबह नदी के किनारे टहलते कुछ लोग ठिठक गए जब उन्होंने आसमान में गिद्धों का झुंड चक्कर काटते देखा। पहले लगा शायद कोई जानवर मर गया हो, जिसके लिए गिद्ध अपनी भूख मिटाने को बेताब हैं। कुछ नौजवानों ने उत्सुकता में नदी की ओर कदम बढ़ाए और मिशन मोड़ पर उन्हें एक सिर कटी लाश दिखी। लाश का धड़ खून से लथपथ था, मानो कोई अधूरी प्रेम कहानी का अंत हो। लाश देखते ही किसी ने कांपते हाथों से पुलिस को फोन कर दिया। पलक झपकते ही बालूरघाट का थानेदार मौके पर पहुंच गया। सिर कटी लाश साफ बता रही थी, ये कोई साधारण मौत नहीं, बल्कि एक क्रूर हत्या थी। मौके पर खून के छींटे या झगड़े का कोई निशान नहीं था, इसलिए पुलिस ने अनुमान लगाया कि हत्या कहीं और हुई और लाश को यहां लाकर नदी के किनारे छोड़ दिया गया। लाश के पास कोई ऐसी चीज नहीं मिली जो मृतक की पहचान बता सके। बालूरघाट पुलिस ने जांच शुरू की और तभी कंट्रोल रूम से खबर पाकर एएसपी चेक कुजूर भी घटनास्थल पर आ पहुंचे। पुलिस ने मृतक का सिर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कुछ हाथ न लगा। सिर के बिना धड़ का पंचनामा कर उसे पोस्टमार्टम के लिए दक्षिण दिनाजपुर के जिला अस्पताल भेज दिया गया। लाश की शिनाख्त न होने से वारिस का पता लगाना असंभव था। पोस्टमार्टम के बाद सरकारी खर्चे पर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। पुलिस ने लाश की तस्वीरों के जरिए शिनाख्त की कोशिश जारी रखी, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही मिली। लाश मिलने के 10 दिन बाद गिद्धों ने पुलिस की मदद कर दी। इन भूखे पक्षियों ने जमीन में गड़ा सिर सूंघ लिया और अपने नुकीले पंजों से उसे खोद निकाला। शायद वे उस सिर को अपना भोजन बना लेते, लेकिन कुछ राहगीरों ने देख लिया। उन्होंने पत्थर फेंककर गिद्धों को भगाया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने खून से सने सिर को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। जांच में पता चला कि सिर 50 से 55 साल के किसी पुरुष का था, जिसे किसी तेज धार वाले हथियार से धड़ से अलग किया गया था। सिर काटने वाला कोई नौसिखिया था, क्योंकि कट में साफगोई नहीं थी। लाश जहां मिली थी, वहां से आधा फरलांग दूर सिर जमीन में दबा था। इससे साफ था कि सिर उसी धड़ का हिस्सा था जो पहले मिला था। अब सवाल था कि यह शख्स कौन था जिसकी हत्या कर लाश के 2 टुकड़े कर दिए गए। पुलिस के अनुरोध पर फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने सड़ी गली खोपड़ी से कंप्यूटर की मदद से चेहरा बनवाया। फिर उस चेहरे की तस्वीरों के साथ मृतक की तलाश दोबारा शुरू हुई। महीनों बीत गए, लेकिन शिनाख्त न हो सकी। थानेदार ने खोपड़ी से बनी तस्वीरों की कुछ प्रतियां अपनी मेज की दराज में रख लीं। हर आने जाने वाले को वह तस्वीरें दिखाकर पूछता, क्या तुमने इस चेहरे को कहीं देखा है? इसे पहचानते हो? एक दिन कुमारगंज से आए एक शख्स को तस्वीरें दिखाई गईं। वह तस्वीरों को गौर से देखता रहा, फिर हैरानी से बोला, अरे, ये तो हमारे गांव के काली बाबू हैं। 8 महीने से लापता हैं। बहुत ढूंढा, पर कोई सुराग न मिला। थानेदार ने उसे सारा किस्सा विस्तार से बताया। फिर कुमारगंज थाने के थानेदार सौम्यजीत रॉय को सूचित कर मदद मांगी। सौम्यजीत ने जांच शुरू की तो उन्हें 22 अप्रैल 2012 की गुमशुदगी की शिकायत याद आई। 52 साल के कालिदास यानी काली बाबू कुमारगंज के बंदरपाड़ा में अपने परिवार के साथ रहते थे। वह किसान थे, गांव में रईस और इज्जतदार माने जाते थे। उनके परिवार में 45 साल की पत्नी सोना दास, 2 बेटे उत्तम और निमाई और बेटी अनिमा थी। दास परिवार की जिंदगी बाहर से सुखी और समृद्ध दिखती थी, लेकिन 21 अप्रैल 2012 को काली बाबू अचानक गायब हो गए। वे पास के कस्बे में किसी काम से गए थे और वापस नहीं लौटे। परिवार ने खूब ढूंढा, लेकिन कोई सुराग न मिला। 22 अप्रैल को सोना ने कुमारगंज थाने में उनकी गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस ने हर कोशिश की, लेकिन काली बाबू का पता न चला। 8 महीने बाद उनका केस ठंडे बस्ते में चला गया। अब बालूरघाट थाने से खबर आई
कि काली बाबू की हत्या हो चुकी है। सौम्यजीत रॉय मृतक के घर जाने से पहले पक्का करना चाहते थे कि तस्वीरें वाकई काली बाबू की हैं। उन्होंने बंदरपाड़ा के कई लोगों को थाने बुलाकर तस्वीरें दिखाईं। सबने एक स्वर में कहा, हाँ, ये काली बाबू ही हैं। ये पक्का हो गया कि जिसे गुमशुदा माना जा रहा था, वह 8 महीने पहले ही इस दुनिया से चला गया था। उसके अवशेष भी अब बचे नहीं थे। ये बात पक्की होने पर सौम्यजीत काली बाबू के घर पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात सोना से हुई। सोना को देखकर रॉय के दिल की धड़कन रुक सी गई। कलाइयों में चूड़ियां खनक रही थीं, जिस्म पर गहने चमक रहे थे और मांग में लाल सिंदूर ऐसा चटक रहा था मानो वह अभी भी किसी प्रेमी की बाहों में खोई हो। सोना पूरी तरह सुहागन बनी बैठी थी, मानो उसका पति अभी भी उसके जिस्म को सहला रहा हो। रॉय को हिम्मत न हुई कि उसे बता दें कि वह अब विधवा है। जब उसका पति गायब हुआ, तभी उसका सुहाग खत्म हो गया था। रॉय ने बात को घुमाकर शुरू किया, आपका पति कहाँ है? 8 महीने से लापता है। सोना ने ठंडा जवाब दिया, 22 अप्रैल को मैंने खुद थाने में उनकी गुमशुदगी लिखवाई थी। न हम ढूंढ पाए, न आप पुलिस वाले। रॉय ने अपनी डायरी से तस्वीरें निकालीं और सोना को दिखाईं। क्या ये आपके पति हैं? सोना ने तस्वीरों को गौर से देखा। उसके चेहरे पर डर और बेचैनी की लहर दौड़ गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और बोली, ये तस्वीरें मेरे पति से मिलती जुलती हैं, लेकिन उनकी नहीं। रॉय हैरान रह गए। बंदरपाड़ा के कई लोगों ने जिन तस्वीरों को काली बाबू की बताया था, सोना उन्हें नकार रही थी। रॉय ने सोना को बताया कि ये तस्वीरें बालूर घाट पुलिस ने सिर कटी लाश और खोपड़ी से बनवाई हैं। सोना के चेहरे पर रंग उड़ गया, लेकिन वह जिद पर अड़ी रही। देखिए, मैं सुहागन हूं और रहूंगी। मेरा पति एक दिन लौट आएगा, उसने आंखों में आग भरकर कहा। पत्नी अपने पति को मृत मानने को तैयार न थी। रॉय के पास कोई चारा न था। उन्होंने मन में ठान लिया कि इस गुत्थी को दूसरी तरह सुलझाएंगे। उसी दिन से रॉय ने काली बाबू और सोना की जिंदगी की छानबीन शुरू कर दी। जांच में कई दिल को हिला देने वाले राज खुले। इसी बीच सोना अपने बड़े बेटे उत्तम को लेकर गायब हो गई। उनके गायब होने से रॉय का शक पक्का हो गया। बंदरपाड़ा में काली बाबू की हत्या की खबर आग की तरह फैल गई। गांव वाले अब सोना पर उंगली उठाने लगे। सोना का जरूर कोई प्रेमी है, लोग फुसफुसाते। उसकी जवानी अभी भी मर्दों को पागल करती है, गांव की औरतें चुगली करती। रॉय ने गुप्त रूप से सोना की तलाश शुरू की। पुलिस उन्हें ढूंढ न सकी, लेकिन 19 दिसंबर को सोना और उत्तम खुद थाने में रॉय के सामने हाजिर हो गए। रॉय को पूछताछ की जरूरत न पड़ी। सोना ने सारा राज उगल दिया और काली बाबू केस की हर गुत्थी सुलझ गई। हर माँ बाप की तरह सोना और काली बाबू चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर नाम कमाएं। खुद अनपढ़ होने के बावजूद उन्होंने बच्चों की पढ़ाई पर कोई कसर न छोड़ी। बच्चों को स्कूल भेजने के साथ साथ उन्होंने एक ट्यूटर, बृजरंजन अधिकारी, को घर पर रखा। हर शाम बृजरंजन 2 घंटे बच्चों को पढ़ाने आता और बदले में काली बाबू उसे मोटी रकम देते। लेकिन सारी मेहनत बेकार गई। बेटों उत्तम और निमाई ने 7वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी। बेटी सुकन्या उर्फ नीमा 9वीं तक पहुंची, फिर उसने भी किताबों को अलविदा कह दिया। बस, बहुत हो गया, अब किताबों में दिल नहीं लगता, बच्चों ने साफ कह दिया। बच्चे पढ़ना न चाहें तो माँ बाप क्या करें? सोना और काली बाबू निराश होकर चुप हो गए। बच्चों की पढ़ाई बंद हुई, लेकिन बृजरंजन का आना जाना जारी रहा। वह जब भी आता, काली बाबू उसे अपना दुखड़ा सुनाते। मेरा सपना था कि मेरा परिवार पढ़ा लिखा बने, लेकिन सब टूट गया। ये दुख मुझे चिता तक ले जाएगा। बृजरंजन ने कई बार ये बात सुनी। एक दिन उसने चमकती आंखों से कहा, काली बाबू, कोई इच्छा ऐसी नहीं जो जीते जी पूरी ना हो। काली बाबू ने उदास होकर कहा, सब कोशिश कर ली, प्यार से समझाया, डांटा मारा, लेकिन बच्चे नहीं माने। पापी हूं, उन्हें घर से निकाल भी नहीं सकता। बस, अंदर ही अंदर जलता रहता हूं। बृजरंजन ने मुस्कुराकर कहा, मैं बच्चों की नहीं, आपकी रानी सोना की बात कर रहा हूं। काली बाबू चौंके, क्या मतलब? बच्चे तो खेलकूद में मस्त हैं, पढ़ेंगे नहीं, लेकिन सोना का दिल तो खाली है, उसे पढ़ा दो। बृजरंजन ने आंखों में शरारत भरते हुए कहा,
काली बाबू ने हंसकर कहा, 45 साल की औरत को पढ़ाने का मजाक मत करो। मजाक नहीं, मैं गंभीर हूं। बृजरंजन ने आंख मारते हुए कहा, बच्चों ने नहीं पढ़ा तो उनकी मां पढ़ ले। आपके दिल को सुकून मिलेगा कि परिवार में कोई तो पढ़ा है। काली बाबू ने कहा, बात तो ठीक है, लेकिन इस उम्र में पढ़ाई? बृजरंजन ने टीवी का हवाला दिया। वह सरकारी विज्ञापन देखा होगा। पढ़ने की कोई उम्र नहीं, जब दिल जागे तभी सवेरा। काली बाबू का मन सकारात्मक सोचने लगा। लेकिन इस उम्र की औरत को स्कूल में कौन लेगा? सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा केंद्र बनाए हैं, बृजरंजन बोला। वहां बूढ़े बूढ़ियां पढ़ने जाते हैं। सोना को वहां भेज दो। काली बाबू ने नाक भौं सिकोड़ी। मेरी सोना रानी है, आम औरतों के साथ बैठेगी तो उसकी शान कम हो जाएगी। फिर कुछ सोचकर बोले, ब्रिज बाबू, तुम ही सोना को पढ़ा दो। बृजरंजन के चेहरे पर कामुक मुस्कान फैल गई। ठीक है, लेकिन पहले सोना से पूछ लो कि वह पढ़ना चाहती है या नहीं। काली बाबू ने सोना को बुलाया। सोना ने थोड़ा नखरा किया। फिर बृजरंजन को देखकर उसके होंठों पर एक शरारती मुस्कान खेल गई। वह पढ़ने को राजी हो गई। दोनों ने काली बाबू की पीठ पीछे एक दूसरे की आंखों में देखा और प्रेमी प्रेमिका की तरह मुस्कुराए। 50 साल से ज्यादा का बृजरंजन बंदरपाड़ा में रहता था। वह सरकारी स्कूल में शिक्षक था और गांव में उसकी दबंगई का रुतबा था। उसकी पत्नी माया रानी का देहांत हो चुका था। उसके 2 बेटे दूसरे शहरों में नौकरी करते थे और बृजरंजन का बिस्तर सालों से ठंडा पड़ा था। वह कम्युनिस्ट नेता था, लेकिन उसकी असली पहचान उसकी गहरी आंखों और मर्दाना जिस्म में थी। उसकी आवाज में एक ऐसी कशिश थी जो औरतों के दिल को पिघला देती थी। सोना से उसकी आंखें तब मिलीं जब वह बच्चों को पढ़ाने आता था। 45 साल की सोना अपने जिस्म को 25 की जवान लड़की की तरह संवारती थी। उसकी साड़ी इतनी टाइट होती कि उसके कूल्हों और छाती की बनावट हर मर्द की सांसें रोक देती। गांव की औरतें उसकी खूबसूरती की तारीफ करतीं, लेकिन पीठ पीछे फुसफुसातीं, सोना को बुढ़ापे में भी जवानी का जुनून सवार है। सोना को इन बातों से फर्क न पड़ता। वह जानती थी कि उसका जिस्म गांव के मर्दों की आंखों का नशा है। बृजरंजन की नजरें पहली बार तब ठहरीं जब सोना चाय लेकर आई। उसके कूल्हों की मटक, चूड़ियों की खनक और होठों की मुस्कान ने बृजरंजन के जिस्म में आग लगा दी। सोना ने भी उसकी भूखी नजरों को भांप लिया। वह जानबूझकर अपने ब्लाउज के बटन ढीले रखती ताकि बृजरंजन की आंखें उसकी गहरी क्लीवेज में खो जाएं। उनके बीच का रोमांस शुरू हुआ चोरी छिपे छुअन से। जब बच्चे किताबों में डूबे होते, बृजरंजन का हाथ सोना की कमर को सहलाने लगता। कभी वह किताब देने के बहाने इतना करीब आता कि उसकी गर्म सांसें सोना के गले को छू लेतीं। सोना भी पीछे न थी। वह अपनी साड़ी का पल्लू गिरा देती और बृजरंजन को अपनी छाती की नरम उभारों की झलक दिखाती। ये छोटे छोटे पल उनकी इच्छाओं को और भड़काते थे। लेकिन काली बाबू की मौजूदगी और बच्चों की नजरों ने उनके जिस्मों को पूरी तरह मिलने से रोक रखा था। जब बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी, बृजरंजन का आना बंद हो गया। सोना की रातें बेचैन हो गईं। वह काली बाबू के बगल में लेटती, लेकिन उसका मन बृजरंजन की बाहों में खोया रहता। फोन पर उनकी बातें अब सिर्फ प्यार की नहीं, बल्कि नंगी इच्छाओं की थीं। मुझे तुम्हारी बाहों में जलना है, ब्रिज। सोना रात के सन्नाटे में फुसफुसाती। सब्र कर मेरी जान, काली बाबू को हटाएंगे, फिर तुझे रात दिन प्यार करूंगा, बृजरंजन ने जवाब दिया। सोना ने पहले तो इस बात को टाला, लेकिन उसकी इच्छाएं उसे बार बार उसी रास्ते पर ले आईं। बृजरंजन और सोना ने मिलकर काली बाबू को रास्ते से हटाने की ठान ली। बृजरंजन ने गांव के एक गुप्त दुकानदार से जहर खरीदा। ये इतना तेज है कि काली बाबू को पलक झपकते परलोक भेज देगा, उसने सोना को जहर देते हुए कहा। उसकी आंखों में कामुक चमक थी। सोना ने जहर को अपनी साड़ी में छिपा लिया। 21 अप्रैल 2012 की रात काली बाबू देर से खेतों से लौटे। सोना ने सज संवर कर खाना परोसा, मानो वह अपने प्रेमी को लुभाने की तैयारी में हो। वह रसोई में गई और सब्जी में जहर मिला दिया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में बृजरंजन के साथ नंगे जिस्मों का सपना तैर रहा था। काली बाबू ने खाना खाया
और कुछ ही मिनटों में उनकी सांसें भारी होने लगीं। सोना, मुझे कुछ अजीब लग रहा है, उन्होंने कमजोर आवाज में कहा। सोना ने उनके माथे पर हाथ रखा और बोली, बस थकान होगी, सो जाओ मेरे राजा। काली बाबू बेहोश हो गए। सोना ने फोन उठाया और बृजरंजन को बुला लिया। रात के सन्नाटे में बृजरंजन घर में घुसा। हाथ में एक बड़ा छुरा चमक रहा था। उसने काली बाबू के गले पर छुरा चलाया। खून की धार फर्श पर फैल गई और सिर धड़ से अलग हो गया। सोना ने उस पल को देखा, लेकिन उसका दिल नहीं पसीजा। उसके जिस्म में बृजरंजन के साथ जुनूनी रातों का ख्वाब जोर मार रहा था। दोनों ने लाश को बोरे में भरा। बृजरंजन ने साइकिल पर बोरा लादा और आत्मय नदी की ओर चल पड़ा। रात का अंधेरा उनके गुनाह को छिपा रहा था। धड़ को नदी किनारे फेंक दिया और सिर को पास की झाड़ियों में गहरे गड्ढे में दबा दिया। जब नदी किनारे सिर कटी लाश मिली, गांव में सनसनी फैल गई। लोग खुसुर पुसुर करने लगे। कौन इतना जालिम होगा जो सिर काटकर लाश फेंके? कुछ ने इसे प्रेतों का खेल बताया, तो कुछ ने पुरानी रंजिश की बात की। बालूरघाट पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन सिर के बिना शिनाख्त मुश्किल थी। एएसपी चेक कुजूर ने हर गली नुक्कड़ छान मारा, लेकिन कोई सुराग न मिला। जब गिद्धों ने सिर खोद निकाला, तब जांच को नई दिशा मिली। फॉरेंसिक जांच ने पक्का किया कि सिर और धड़ एक ही शख्स के थे। पुलिस ने गांव-गांव तस्वीरें बांटीं, लेकिन कोई शिनाख्त न कर सका। जब बंदरपाड़ा में काली बाबू की गुमशुदगी की बात सामने आई, लोगों के होश उड़ गए। काली बाबू जैसे शरीफ आदमी की हत्या, जरूर कोई गहरा राज है, गांव के बुजुर्गों ने कहा। सोना की सुहागन बनने की जिद ने पुलिस को हैरान कर दिया। वह हर बार तस्वीरों को नकार देती, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ था। रॉय ने सोना के नखरों को भांप लिया। उसका सज संवरना, गहनों की चमक और मांग का सिंदूर, सब एक नाटक था। जब सोना और उत्तम गायब हो गए, गांव में चर्चा और तेज हो गई। सोना का जरूर कोई प्रेमी है, लोग फुसफुसाने लगे। उसकी जवानी अभी भी मर्दों को पागल करती है, गांव की औरतें चुगली करतीं। 19 दिसंबर को जब सोना और उत्तम थाने पहुंचे, सोना ने सारा राज उगल दिया। मैंने बृजरंजन के साथ मिलकर काली बाबू को मारा। वह मुझे रात दिन प्यार करने का वादा करता था, लेकिन हत्या के बाद उसने मुझे धोखा दिया। वह मेरी सारी जायदाद हड़पना चाहता था। सोना ने आंसुओं में डूबकर कहा। उत्तम को मां और ट्यूटर की साजिश का पता चल चुका था। वह अपने पति को खो चुका था और मां को खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने चुप्पी साध रखी थी। सोना के बयान के आधार पर पुलिस ने गुमशुदगी के केस को हत्या में बदल दिया। नई एफआईआर अपराध संख्या बट्टा 2012 धारा 302, 201 34 और 120 आईपीसी के तहत दर्ज हुई। 19 दिसंबर 2012 को बृजरंजन को भी गिरफ्तार कर लिया गया। 20 दिसंबर को सोना और बृजरंजन को कोर्ट में पेश किया गया और दोनों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। बंदरपाड़ा में यह कहानी गांव वालों के लिए एक सबक बन गई। सोना की जुनूनी इच्छाओं और बृजरंजन के लालच ने एक सुखी परिवार को तबाह कर दिया। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी औरत की है जिसने अपनी जुनूनी इच्छाओं के लिए अपने पति को खून में डुबो दिया, और एक ऐसे मर्द की जिसने प्यार के नाम पर हवस और लालच का खेल खेला। अगर ये रसीली कहानी आपके दिल को छू गई, तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।